आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लिनक्स को बिगनर टू एडवांस लेवल तक के जितने भी कमांड्स वगैरह हैं उन सबको देख रहे होंगे। इस सीरीज को मैंने खास करके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टर्मिनल क्या होता है। लिनक्स में ऑलमोस्ट सभी काम टर्मिनल पे ही होता है, स्पेशली अगर आप सर्वर या क्लाउड पे काम कर रहे हो। टर्मिनल का बेसिकली मतलब होता है कमांड लिख के सिस्टम को कंट्रोल करना। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल आप दो तरीके से ओपन कर सकते हो। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पे जो टर्मिनल दिख रहा है, या फिर आप कंट्रोल आल्ट और टी प्रेस करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम अपना फर्स्ट कमांड लिखेंगे जो कि है pwd। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब आप अभी कौन से फोल्डर के अंदर हैं। अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर हैं, होम और यूजर नेम। ये जो स्लैश के अंदर दिखा रहा है ये होम है और ये यूजर नेम है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए मैंने अपना फाइल मैनेजर खोला तो आप देख पाओगे ये होम है, तो यहाँ पे मैं हूँ। आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो होम और संदीप यदुवंशी ये जो यूजर नेम है, तो ये दिखा रहा है कुछ कि मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कमांड है ls। ls का मतलब होता है लिस्ट। तो ये लिस्ट करता है जिस फोल्डर में आप हो उसमें जितने भी कंटेंट है उसको ये लिस्ट करता है। जो भी फाइल्स फोल्डर जो भी है सबको लिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी होम और यूजर नेम आप देख पा रहे इस वाले डायरेक्टरी में हूँ। मैं बैक करूंगा तो आप देख पाओगे इस डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर्स हैं आप देख पा रहे यहाँ AWS डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स म्यूजिक और ये सारे जो फोल्डर्स हैं यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होगे AWS डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स। तो लिस्ट कुछ ऐसे काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो है cd। तो cd को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, लाइक डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो या डायरेक्टरी बैक करने के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे cd स्लैश और फिर लिखेंगे होम और फिर लिखेंगे यूजर नेम। जब आप 2-4 वर्ड लिख लो फिर आप टैब पे प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिक बाकी के लाइन लिख देगा। तो नेक्स्ट आपको जिस भी डायरेक्टरी में जाना है, मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेस्क के बाद टैब दबाएंगे तो वो हो जाएगा, फिर एंटर करेंगे। तो आप अभी देख पा रहोगे मैं अभी डेस्कटॉप में आ चुका हूँ। तो अभी डेस्कटॉप में आ चुके हैं। तो अभी हम डेस्कटॉप पे कुछ लिस्ट करके दिखाते हैं। तो ls का यूज करेंगे और एंटर करेंगे। आप देख पाओगे जो भी फाइल्स या फोल्डर आपको डेस्कटॉप में देखने को मिलेंगे वो यहाँ सभी लिस्ट हो जाएंगे। आप देख पा रहे होगे। अगर बैक करके मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पे ले चलूँ, ये जो कंटेंट है ये सारे के सारे कंटेंट आपको टर्मिनल में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ये जो कंटेंट है हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या फायदा टर्मिनल में ऐसे देखने का, जबकि वो काफी ईजी है। प्रॉब्लम ये है कि सर्वर में यूजर इंटरफेस नहीं होता, वहाँ पे आप लोगों को जो भी करना है टर्मिनल में ही करना होता है। यही मेन प्रॉब्लम है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं cd स्पेस और फिर इस वाले चिन्ह की। सॉरी आई डोंट नो, इस चिन्ह का नाम तो नहीं पता, पर ये जब भी आप यूज करते हो, आप इसका यूज ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप cd और ऐसे कुछ लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो तो आप अपने डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आ जाते हो। यहाँ जो आप फर्स्ट डायरेक्टरी देख रहे हो वहाँ पे आ जाते हो। मैं आप लोगों को एक बार pwd करके दिखा देता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट cd लिखते हो, लाइक मैं आप लोगों को एक बार पिछले वाले कमांड चला के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं डेस्कटॉप में वापस से गया और सिर्फ cd लिखूंगा और एंटर करूंगा तो भी आप डायरेक्ट होम वाले डायरेक्टरी में आ जाओगे। देख पाओगे आप कुछ ऐसे आप आ सकते हो। बेसिकली यही cd का मतलब होता है, ये आपको डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में लेके जाता है। अभी एक और cd का यूज देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बार बैक जाना है, लाइक मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं। मान लीजिए मैंने फाइल ओपन किया और AWS में आया। अब यहाँ से मुझे जस्ट एक बार बैक जाना है, लाइक यहाँ मैं क्लिक करके जैसे बैक जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ ऐसे बैक जाना है तो आप कौन से कमांड का यूज करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे cd स्पेस और 2 बार ये डॉट दोगे और फिर एंटर करोगे तो ये सिर्फ एक ही बार आप लोगों को बैक करेगा, ना कि डायरेक्ट होम में लेके जाएगा। गाइस ये थे आज के कुछ कमांड्स। तो चलिए एक बार इनकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये बताता है कि आप कौन से फोल्डर के अंदर हैं। नेक्स्ट हमने जो कमांड देखा वो था ls यानी लिस्ट। ये लिस्ट करता है आप जिस भी फोल्डर में हो उस फोल्डर में जो भी कंटेंट वगैरह है उसको लिस्ट करने के लिए ls का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमने जो कमांड यूज किया वो था cd। तो cd का यूज करके हमने
डायरेक्टरी चेंज किया। लाइक जिस भी डायरेक्टरी में आपको जाना है उस डायरेक्टरी का नाम देना है। शुरुआत में ये आपका कॉमन रहेगा, लाइक होम और यूजर नेम कॉमन रहेगा। आप अपना यूजर नेम लिख दीजिएगा। यूजर नेम यहाँ ऊपर में शो होता है, यहाँ से आप यूजर नेम देख सकते हो कि आपका यूजर नेम क्या है। या जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो तो भी आपका यूजर नेम यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे यूजर नेम लिखते हैं और जिस भी डायरेक्टरी में आपको जाना है, लाइक डेस्कटॉप में जाना है तो डेस्कटॉप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे ब्लू टिक होके आ जाएगा डेस्कटॉप। तो CD का यूज करके आप ऐसे चेंज डायरेक्टरी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमने देखा CD और फिर CD के साथ साथ ये वाला चिन्ह। तो अगर इसको दाबते हैं तो ये डायरेक्ट होम में लेके चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 मिनट। जैसे आपने एक फोल्डर ओपन किया और यहाँ से बैक कर दिया, पूरा का पूरा कट कर दिया, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट CD लिख के भी एंटर कर सकते हो। और नेक्स्ट जो हमने कमांड देखा वो कमांड सिंगल बैक का था। मतलब आप एक बार अगर आप लोगों को बैक जाना हो तो क्या कर सकते हो, तो एक बार बैक जाने के लिए आप लोग लिखोगे CD और डॉट डॉट और एंटर करोगे तो आप सिर्फ एक बार बैक जाओगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो गाइस आज काफ़ी स्लो तरीके से हम लोगों ने बात की, जो भी कमेंट्स वगैरह देखे उसको काफ़ी स्लो तरीके से देखा, पर नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये वीडियो थोड़ा बिगनर के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाए फिर स्पीड पकड़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिनक्स टर्मिनल और नेविगेशन कमांड सीखे थे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते और एडिट करते हैं, फाइल को कॉपी, मूव, रीनेम और डिलीट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि अभी कौन से फोल्डर में है, तो PWD करेंगे। तो अभी आप देख पाओगे अभी हम लोग होम डायरेक्टरी में हैं और यहाँ पे LS करेंगे जैसे कि सारे फाइल्स वगैरह लिस्ट हो जाए। और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो अभी आप फोल्डर डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में क्रिएट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डेस्कटॉप या फिर जहाँ आपकी मर्जी क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। तो सबसे पहले आप CD लिखोगे और CD लिखने के बाद होम लिखोगे। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी फोल्डर क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो हमें जहाँ क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। तो हम डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करेंगे, डेस्कटॉप में चले जाते हैं। अब देख पाओगे मैंने डेस्कटॉप डायरेक्टरी को ओपन कर लिया है और अभी मैं अगर PWD करूँ तो आप देख पाओगे मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को लिखना होता है MKDIR यानी मैक डायरेक्टरी और उसके बाद स्पेस देंगे। फिर जो भी डायरेक्टरी आप लोगों को क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी का नाम लिखोगे। टेस्ट नाम दे देते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे और एंटर करने के बाद आप बैक जाके देखोगे, जैसे डेस्कटॉप यहाँ दिखा रहा है और मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है और आप यहाँ पे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। LS लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बन चुका है। तो सबसे पहले फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो अभी हम कौन से फोल्डर में ये देख लेते हैं। हम लोग डेस्कटॉप में है तो अभी हम लोग जाएंगे टेक्स्ट वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ डायरेक्ट टेस्ट लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो अभी आप देख पाओगे अगर मैं अभी PWD करूँ तो अभी आप देख पाओगे अभी आप टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर हो। तो अभी चलिए टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं और इस डायरेक्टरी में आने के बाद हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि .txt फाइल होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको टच कमांड का यूज करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे टच और फिर स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने के बाद और फाइल नेम देंगे। मैं चलिए फाइल का नाम file1.txt दे देता हूँ। डेटा टाइप आप लोगों को देना होगा जो भी फाइल का नाम है, लास्ट में आपको डॉट लगा के txt लगाओगे तभी txt फाइल क्रिएट होगा और एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे LS करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख पाओगे file1.txt बन चुका है। फिर एक और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। हालांकि आप चाहो तो एक ही बार में स्पेस देके कई फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए एक और फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम रख देते हैं file2.txt और एंटर करते हैं। फिर अगर LS करें तो अभी आप देख पाओगे अभी यहाँ पे 2 फाइल देखने को मिल चुके होंगे। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो पूरा बैक करके दिखाते हैं तो आप देख पाओगे ये टेस्ट और यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए अभी इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख के देखते हैं। तो इसके लिए आप नैनो कमांड का यूज करोगे। नैनो बेसिकली लिनक्स में एक एडिटर होता है जिसका यूज करके आप फाइल के अंदर जो कुछ कंटेंट वगैरह है लिख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले नैनो लिखेंगे। नैनो लिखने के बाद और फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमें file1 के अंदर क्रिएट करना है तो पूरा का पूरा फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। फिर आप देख पाओगे यहाँ पे GNU नैनो 7.2 कुछ करके ऐसे आ रहा है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे। तो ये ऐसे देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान है, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। तो चलिए अभी लिख लेते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट कमांड हेलो लिनक्स। फिर लिखते हैं दिस इज बाइट
ब्रेन चेरन कलामी लिख देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो अभी इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको Ctrl+O प्रेस करना होगा। Ctrl+O प्रेस करने के बाद आप Ctrl+X प्रेस करेंगे। Ctrl+O दाब के एंटर दाबने से सेव हो जाता है और Ctrl+X दाबने से एग्जिट हो जाता है। तो अभी हम लोग प्रिंट कराएंगे जो भी हमने उस फाइल में लिखे हैं वो, उसको अगर आपको टर्मिनल पे प्रिंट कराना है तो आप यहाँ यूज करोगे कैच कमांड का। तो सबसे पहले लिखेंगे कैट लिखने के बाद जो भी आपने अभी फाइल के अंदर लिखा है उसको अगर आपको टर्मिनल पे प्रिंट कराना है तो आप यूज करोगे कैट कमांड का। कैट लिख के आपका जो भी फाइल नेम था तो फाइल नेम दे दीजिए file1 फिर .txt फिर एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे हेलो लिनक्स दिस इज बाइट ब्रेन। तो ऐसे कुछ लिख के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बैक करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख पाओगे ये फाइल था। और अगर इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो फिर वही बात है कि ये काम आप यूजर इंटरफेस से भी कर सकते हो, पर वही है कि सर्वर या फिर क्लाउड के फील्ड में अगर आप लोगों को जाना है तो वहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो लिनक्स पे ही काम करना पड़ेगा जो कि कमांड लाइन बेस होता है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट कमांड लाइन का यूज करेंगे जो कि है cp मीन कॉपी। ये आप अपने फाइल को कॉपी वगैरह करने के लिए यूज करते हो। जैसे मुझे file1 का अगर कॉपी बनाना है तो मैं लिखूंगा cp file1.txt और फिर दाबूंगा स्पेस और फिर इसको कॉपी नाम देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो .txt और एंटर करते हैं। तो फिर ls करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ कॉपी नाम से एक और नया जो है कि टेक्स्ट फाइल बन चुका है। सेम वही फाइल कॉपी पेस्ट हो जाता है। जैसे लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आके ऐसे कॉपी और फिर पेस्ट करूं या फिर टर्मिनल से कॉपी पेस्ट करूं, दोनों सेम ही होता है पर आपको टर्मिनल से करना है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की जो कि है mv। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है mv कमांड का यूज रीनेम या फिर मूव करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे mv और फिर लिखेंगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम इस बार हम सेकेंड वाले फाइल को रीनेम करेंगे। तो फाइल का नाम लिखेंगे और जो भी नया फाइल का नाम देना है आपको न्यू file.txt, ये मैंने फाइल का नाम दिया और एंटर किया। फिर ls करेंगे तो आप देख पाओगे फाइल का नाम चेंज हो चुका है। जो हमारा फाइल 2 था वो यहाँ पे न्यू फाइल बन चुका है। नेक्स्ट हमारा कमांड है rm कमांड का यूज करके हम फाइल को डिलीट करते हैं। लाइक अभी हमको अगर कॉपी वाले फाइल को डिलीट करना है तो हम लिखेंगे rm और फिर फाइल का नाम देंगे और इसका डेटा टाइप देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम थोड़ा गड़बड़ दे दिया है तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो ये एरर देगा। तो फिर एंटर करेंगे फिर ls करेंगे तो आप देख पाओगे फाइल डिलीट हो चुका है कॉपी वाला। और अगर आप यहाँ फोल्डर में भी आके देखें तो यहाँ से भी वो डिलीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को फोल्डर ही डिलीट करना है लाइक pwd करें और अगर आपको ये टेक्स्ट जो फोल्डर है इसको डिलीट करना है तो मैंने आप लोगों को एक कमांड बताया था cd और फिर स्पेस और डॉट। इससे क्या बताया था कि एक बार बैक जाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको एक बार बैक जाते हैं, आप जिस भी फोल्डर में हो उससे एक बार बैक जाके फिर उसको डिलीट करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम pwd करें तो अभी आप देख पाओगे हम लोग डेस्कटॉप पे हैं और डेस्कटॉप के अंदर ही टेक्स्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे rm और -r और फिर लिखेंगे फाइल का नाम, जिस भी फाइल को आपको डिलीट करना है। तो मुझे डिलीट करना है टेक्स्ट वाले फोल्डर को, तो फोल्डर का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। ध्यान रखिए ये -r रिकर्सिवली यूज होता है। अगर आपने इसको गलती से भी यूज किया तो समझ लीजिए कि उस फोल्डर को डिलीट होना ही होना है। उसके अंदर के जो भी कंटेंट वगैरह हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो आप इसका थोड़ा सोच समझ के और एक बार देख के यूज कीजिएगा क्योंकि डेटा लॉस हो जाएगा और वो रिकवर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान आप जरूर से दीजिएगा। तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले हम लोगों ने लिनक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग लिनक्स को बेसिक टू एडवांस लेवल तक देख रहे होंगे। ये उसका पार्ट 3 है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर से देखिए। वहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनल के बेसिक्स और बेसिक कमांड वगैरह बताया है जो कि आपको ज़रूर से आना चाहिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लिनक्स परमिशंस क्या होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है, ch मोड को कैसे यूज करते हैं और sudo क्या होता है। तो चलिए टर्मिनल को ओपन करते हैं और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम बाकी के काम वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं उसे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो लिखेंगे mkdir। मैंने पिछली वीडियो में ये सारे कमांड्स बताए हैं तो ये मैं नहीं बताने वाला, तो आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं
परमिशन टेस्ट कुछ ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, फिर एंटर करेंगे और उसके बाद ls करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे परमिशन टेस्ट नाम से एक फाइल बन चुका है। और अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये। नेक्स्ट हम इस फोल्डर के अंदर चलेंगे परमिशन टेक्स्ट के, तो cd लिखेंगे और फिर फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा टेक्स्ट फाइल। तो टच कमांड का यूज करेंगे जैसा आप लोगों को पता ही होगा और फिर लिखेंगे demo.text, तो मैं डेमो नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट हमने देखा था ls से लिस्ट होता था, आप लोगों को पता है, पर अगर ls स्पेस -l लिखते हैं और फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे परमिशंस वगैरह शो होते होंगे, -rw कुछ ऐसे दिख रहा होगा। तो यही बेसिकली परमिशंस होता है। तो आज इसके बारे में हम काफ़ी ठीक से जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। r का मतलब होता है रीड और w का मतलब होता है राइट, और एक और होता है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूट, x से एग्जीक्यूट होता है। ये 3 पार्ट में होता है। ये फर्स्ट वाला पार्ट ऑनर के लिए होता है और ये सेकंड वाला पार्ट ये ग्रुप के लिए होता है और ये अदर्स के लिए होता है। तो इस परमिशंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑनर के पास हमेशा रीड एंड राइट का परमिशन होता है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो काम है वो ओनर के पास रहे, ज़्यादा परमिशन हम ग्रुप या फिर अदर्स को ना दें। तो अभी देख लेते हैं कि आप रीड एंड राइट और एग्जीक्यूट को कैसे चेंज कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो समझो आप R का मतलब होता है 4। अगर R को आप न्यूमेरिक में देखोगे रीड के लिए तो वो 4 होता है, और राइट के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 को, और एग्जीक्यूट के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक सीक्वेंस बनाना है रीड राइट और एग्जीक्यूट का ग्रुप वाइज, तो आप कैसे लिख सकते हो, लाइक 4 + 2 + 1 का मतलब होता है 7। अगर 7 आप लिखते हो तो जैसे ही आप 7 लिखोगे तो वो रीड राइट और एग्जीक्यूट ये तीनों परमिशंस अलाउ हो जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा, इट मीन्स आपने रीड का परमिशन दिया हुआ है, और अगर आपने 4 + 2 लिखा, इट मीन्स आपने रीड और राइट का परमिशन दिया हुआ है, और अगर आपने 7 लिखा, इट मीन्स आपने रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों का परमिशन दिया हुआ है। यानी जोड़ के अगर 7 आते हैं तो आपने तीनों परमिशन दिए हैं। 6 अगर आपने लिखे हैं यानी कि आपने 2 परमिशंस दिए हैं, और अगर आपने 4 लिखे हैं तो सिर्फ आपने 1 परमिशन दिए हैं। ऐसे आप बाकी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप ध्यान से समझो तो समझ पाओगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली में भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो परमिशन चेंज करने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं chmod। तो chmod कमांड का यूज करते हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको सभी परमिशंस देने हैं तो आप 7 लिखोगे। 7 का मतलब होता है रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो ये ऑनर के लिए हो गया। ऑनर के लिए अगर हमने 7 का यूज किया तो उसे रीड राइट और एग्जीक्यूट मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है अगर आप लोगों को दिखे, ये अभी रीड राइट एग्जीक्यूट में बदल जाएगा। अभी रीड और राइट है। तो 7 मैंने दिया, और 7 देने के बाद फिर अगर ग्रुप के लिए भी मैं 7 दे दूँ तो ये ग्रुप में जो आप देख पा रहे होगे ये भी रीड और राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है। तो इसे भी अभी आप देख पाओगे कि एग्जीक्यूट का मिल जाएगा। और लास्ट में जो अदर्स के लिए है, इसको भी अगर मैं 7 कर दूं, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो उसे भी अभी पूरा मिल जाएगा। अभी सभी तीनों ग्रुप के लिए हमने लिख दिया रीड राइट और एग्जीक्यूट का। फिर फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। इस बार अगर ls-l करें तो आप देख पाओगे रीड राइट और एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ऐसे ये कुछ आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले हाइफन को नहीं ऐड किया जाता है, तो आप समझ पा रहे होगे। ये ऐसे आप परमिशन दे पाओगे। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे कर दें कि फर्स्ट में रीड और राइट रहे, सेकेंड में रीड राइट रहे, और 4 में सिर्फ एग्जीक्यूट रहे, तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे chmod, फिर लिखोगे आप 6। अगर आपने 6 लिखा, इट मीन्स आपने ग्रुप वाले पार्ट को रीड और राइट का परमिशन दे दिया। और फिर आप लिखोगे 4, इट मीन्स आपने अगर आपने 6 लिखा, इट मीन्स आपने ऑनर को रीड और राइट का परमिशन दे दिया। और अगर आपने 4 लिखा, इट मीन्स आपने ग्रुप को रीड का परमिशन दे दिया। और अगर आप 1 लिखते हो तो आपने अदर्स को एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया। तो अभी यहाँ पे demo.text लिखते हैं और एंटर करते हैं, फिर ls-l लिखते हैं, तो आप देख पाओगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो कुछ ऐसे ही ये काम करता है।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में आता है। तो अगर आपने पिछले कमांड्स वगैरह देखे होंगे तो आपको सिर्फ यही समझना रहा होगा परमिशन से रिलेटेड। बाकी तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया ही था। ये अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बाकी मैंने अपनी ओर से 100% कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट कीजिए, हो सकता है मैं थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो अब बात करते हैं सूडो कमांड की। तो देखो, लिनक्स में हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ काम सिर्फ और सिर्फ ऑनर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही कर सकता है, जैसे अपडेट करना या फिर पासवर्ड वगैरह चेंज करना। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको सूडो कमांड यूज़ करना होता है। लाइक अगर मुझे अपने लैपटॉप में अपडेट चेक करना हो लिनक्स में, तो मैं लिखूंगा sudo apt अपडेट और एंटर करूंगा और फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। ये दिखता नहीं है को, वैसे बस टाइप करना होता है। पासवर्ड आप टाइप करोगे तो ये आपके लैपटॉप में जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं आपके लिनक्स में वो सब शो कर देगा। तो बेसिकली अगर आप सूडो का यूज करते हो तो वो आपके लैपटॉप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। तो ऐसे कुछ सूडो का यूज होता है। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, सूडो का यूज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर करता है जिसको पासवर्ड वगैरह पहले से पता हो। आप लोगों के लिए एक वार्निंग है, जैसा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, chmod और 777 ये 777 का यूज आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक कंसर्न हो सकता है। खास करके अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हर यूज़र को उतना ही परमिशन दीजिए जितना उसको ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये एक डेवलपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप सर्वर वगैरह पे काम करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। अभी तक हमने लिनक्स के टोटल 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिनको अगर आपने पहले नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिनक्स में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, एपीटी क्या होता है, अपडेट, अपग्रेड, इंस्टॉल और रिमूव कमांड कैसे परफॉर्म करते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट कमांड लिखेंगे जो कि होगा sudo apt अपडेट। ये कमांड इंटरनेट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की लिस्ट ले आती है। इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा। जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए तो मेक श्योर करके आप एक बार sudo apt अपडेट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने sudo apt अपडेट लिखा तो ऐसे ये कुछ लिस्ट वगैरह लेके आया और मैंने पहले से पासवर्ड डाल रखा था। तो अगर आप सूडो कमांड यूज करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड मांगता है। ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से आप पिछली वीडियो देखिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। सो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है sudo apt अपग्रेड। पिछला था अपडेट और अब अपग्रेड करेंगे। तो ये क्या करता है, जो भी आपके पीसी या फिर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है उन सबको ये अपडेट कर देता है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है यहाँ पे मैं वाई करके इंटर करता हूँ। तो जो भी मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनमें अगर अपडेट वगैरह आई है तो ये उसको अपडेट कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो वेट कीजिएगा। सो फाइनली अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड का यूज करके हम अपने लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है sudo apt इंस्टॉल। तो हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो मैं एक सॉफ्टवेयर कोई बेसिक सा चूज कर लेता हूँ। एचटॉप करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सीपीयू और रैम का यूज वगैरह देखते हैं। तो मैं यही इंस्टॉल करता हूँ। ये काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है जो कि आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखोगे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अभी सॉफ्टवेयर को देखते हैं। तो एचटॉप मैंने लिखा और एंटर करता हूँ। तो आप देख पाओगे ऊपर में सीपीयू और जीपीयू का कुछ यूसेज वगैरह आ रहा है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये बस मैंने ऐसे आप लोगों को बताया। बाकी अगर आप क्यू पे प्रेस करोगे तो ये एग्जिट हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो आप उस सॉफ्टवेयर को रिमूव कैसे करोगे। तो इसके लिए भी हम sudo apt और फिर रिमूव एंड देन सॉफ्टवेयर का नाम देंगे। तो और फिर एंटर करेंगे तो जो भी सॉफ्टवेयर चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं और वाई पे प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। सो आप देख पाओगे हमने सक्सेसफुली एचटॉप वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर दिया और रिमूव भी कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग कमांड है। अगर आपके लैपटॉप में जो फालतू के जंक या कैचे फाइल वगैरह होती है, अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हो तो आप इस वाले कमांड को यूज कर सकते हो। sudo apt auto remove और एंटर करोगे
तो ये वो सारे जो कैचे वगैरह होते हैं, जैसे कि पैकेज वगैरह जो होते हैं जिनका यूज अपडेट वगैरह के लिए हुआ हो और फिर बाद में उसका कोई यूज नहीं होता, तो वो इसे रिमूव कर देता है। तो अब बात करते हैं, ये कमांड क्या करता है, सर्च करता है, जो भी इंटरनेट पे सर्च करता है काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह को, सॉफ्टवेयर वगैरह को, जो भी आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से लिस्ट देख के इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम लिखते हैं NGINX और एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे पाइथन और काफ़ी सारे आप देख पाओगे ऐप वगैरह है, सॉफ्टवेयर, जो आप यहाँ से डायरेक्ट देख के और फिर इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी लिनक्स की, आज हम उसका पार्ट 5 लेके आ चुके हैं। अगर आपने अब तक पिछली पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले सभी पार्ट जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिनक्स के काफ़ी सारे कमांड वगैरह बताए हैं जिनका यूज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लिनक्स में रनिंग प्रोग्राम को कैसे देखते हैं, CPU और रैम यूसेज कैसे चेक करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कैसे करते हैं और सर्विस को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जिनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोसेसेस क्या होता है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, लिनक्स उसको प्रोसेस बना देता है। जैसे मान लो आपने अपने लैपटॉप में क्रोम को ओपन किया, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, पर यहाँ हम क्रोम को लेके चलते हैं। तो ये जो क्रोम है, क्रोम को लिनक्स क्या करेगा, प्रोसेस बना देगा। प्रोसेस बना देगा मीन्स ये आपके बैकग्राउंड में रन होने लगेगा जब भी आप इसको ओपन करोगे। तो यही प्रोसेस होता है, तो इसी को प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइव प्रोसेस देखना। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टॉप कमांड की। टॉप कमांड क्या करता है, ये कमांड रियल टाइम में CPU और रैम का यूसेज दिखाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इमेज में, मेरे लैपटॉप में कितना GB रैम लगा हुआ है और स्वैप मेमोरी क्या है, कितना GB है। तो ये बाकी वही CPU और रैम का यूसेज वगैरह दिखाता है, कितना यूज हुआ है, कितना फ्री है, ये यही सब दिखाता है। और आपको अगर इसको एग्जिट करना है तो आप सिंपल टर्मिनल में जाके क्यू लिखोगे तो ये एग्जिट हो जाता है। चलिए इसको एक बार लाइव टर्मिनल के अंदर करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टॉप और एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने टॉप लिख के एंटर किया तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये हमारा वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ये रैम दिखा रहा है, रैम कितना है, स्वैप मेमोरी कितना है और जो भी यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, कैसे क्या, ये सभी चीज़ें वही दिखाता है। इसको अगर एग्जिट करना है तो हमें सिंपल क्यू प्रेस करना होगा। तो आप देख पाओगे ये हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं PSAUX कमांड के बारे में। ये कमांड क्या करता है, ये कमांड प्रोसेसेस को लिस्ट करता है। जितने भी आपके PC या फिर लैपटॉप में जितने भी प्रोसेसेस रनिंग में हैं वो उनका लिस्ट दिखता है आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे यहाँ पे यूजर, रूट और जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, जो भी आपने ओपन किया है क्रोम, गूगल या फिर जो भी आपने प्रोसेसेस को यूज में लिया है, रनिंग कर रहे हैं, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। ये कमांड सिस्टम के सारे रनिंग प्रोसेस को दिखाती है। तो चलिए इसको भी एक बार लाइव टर्मिनल पे करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लिखते हैं PSAUX और एंटर करते हैं। तो आप देख पाओगे जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है और ये काफ़ी बड़ा लिस्ट है, तो ये आप देख पा रहे होगे। तो चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो मैं इसे भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने के लिए आप क्लियर लिखोगे और ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड होने वाला है वो होने वाला है ग्रैब। तो ग्रैब का बेसिकली मतलब होता है सर्च करना। हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ये वाले कमांड पढ़े हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ये रनिंग प्रोसेसेस को सर्च करने के लिए किया जाता है, तो ये सभी को सर्च कर देता है। और अगर आप इसके साथ ग्रैब और जो भी प्रोसेस आपको पता है उसका नाम लिखते हो यहाँ पे, टर्मिनल या फिर क्रोम, जो भी आपको लिखना हो तो वो यहाँ पे लिखोगे तो डायरेक्ट ये सिंगल उसी को ला के देगा, ना कि सभी प्रोसेस को। तो इसका यूज करते हैं हम लोग PID निकालने के लिए, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको एक बार टर्मिनल पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PSAUX और फिर हम लगाएंगे वर्टिकल लाइन और स्पेस देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ग्रैब और फिर टर्मिनल और एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे टर्मिनल ओपन है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ ऐसे दिखाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट यहाँ पे दिखाया, तो कुछ ऐसे दिखाता है। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड में हम लोग किल करना सीखेंगे जो भी प्रोसेस रन कर रही है। आपने अपने लैपटॉप या फिर PC में अगर कोई एप्लीकेशन ओपन किया है, जैसे क्रोम या फिर जो भी आपने ओपन किया है, तो आप उसको एग्जिट कैसे कर सकते हो, यानी क्लोज कैसे कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कैसे कर सकते हो। क्लोज कैसे
कर सकते हो। तो बेसिकली इसका यही मतलब हुआ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए टर्मिनल में हम लोग को सबसे पहले उसका PID देखना होता है। तो PID आप कैसे देख पाओगे? तो आप देख पाओगे PID देखने के लिए जो हमने पिछला कमांड बताया, PSAUX स्पेस और वर्टिकल लाइन फिर स्पेस ग्रेप, और जो भी एप्लीकेशन का आप लोगों को PID देखना है उसका नाम लिखोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, जैसे ही एंटर करोगे तो जनरली जो सेकेंड कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया। तो जनरली जो सेकेंड कॉलम होता है हमारा वही PID होता है। तो सेकेंड कॉलम ही हमारा PID होता है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने फायरफॉक्स को ओपन कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्मिनल में चलते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे लिखेंगे PSAUX और फिर वर्टिकल लाइन, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रेप और फिर फायरफॉक्स और देन एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे। ऐसे आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बस यहाँ पे आप ऊपर आइए और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपने कमांड दिया है और ये फर्स्ट और ये सेकेंड कॉलम, इसी कॉलम की बात कर रहे थे, यानी 57 97। तो यही हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था, यहाँ पे लिखेंगे किल और फिर लिखेंगे 57 97 एंड देन एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने ये प्रोसेस किया तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे नया लाइन लिखने के लिए आ जाएगा बिना किसी एरर वगैरह के। और बैक करके अगर हम चेक करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे अब फायरफॉक्स ओपन नहीं है, ये एग्जिट हो चुका है। तो ऐसे आप कुछ टर्मिनल वगैरह का यूज करके प्रोसेस को क्लोज कर सकते। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे किल कमांड का यूज किया था और यहाँ पे PID यूज किया था। तो अपने नेक्स्ट कमांड की, तो नेक्स्ट कमांड हम लोग फ्री और -H का यूज करते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं रैम चेक करने के लिए कि अभी लैपटॉप में कितना रैम यूज में है और कितना जो है कि अनयूज्ड है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रैम का यूसेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है। तो ये आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो। तो सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में आके इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे free-h और एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप free-h लिखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये दिखा रहा है टोटल रैम और यहाँ पे ये स्वैप मेमोरी और ये फ्री दिखा रहा है, फ्री कितना है और कुछ ऐसे ये दिखाता है। तो आप समझ पा रहे होगे ऐसे ये कमांड काम करता है। और अभी हम देखते हैं डिस्क, यानी जो आपने हार्ड ड्राइव लगाया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर या फिर PC के अंदर, जो आपने चिप लगाया हुआ है वो कैसे चेक करेंगे उसका यूसेज और उसको कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप DF-H का यूज करते हो। तो चलिए एक बार इसको भी टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे DF-H और एंटर करोगे। तो जैसे ही आप लिखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखा देगा, जो कि आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है, ये साइज मेरा दिखा रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सर्विसेज क्या होती है। लिनक्स में कुछ प्रोग्राम बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं, उनको सर्विसेज बोलते हैं। जैसे में अगर बात करें SSH, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, और HTTP और फायरवॉल, ये सभी सर्विसेज होती हैं जो रिमोटली किसी दूसरे लैपटॉप को या फिर दूसरे सिस्टम को यूज करने के लिए ये सारे सर्विसेज यूज होती हैं। तो ये आप अपने PC में हमेशा के लिए ऑन करके रख सकते हो, यानी इनेबल करके रख सकते हो। तो अभी इसको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि SSH सर्विस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कमांड में systemctl status SSH। अगर आपके PC में SSH सर्विस पहले से नहीं इंस्टॉल है तो सबसे पहले तो उसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप लिखोगे sudo apt update। ये प्रोसेस आप लोगों को हमेशा यूज करना होता है जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो लिनक्स में। उसके बाद आप लोग लिखोगे sudo apt install OpenSSH -server। तो अगर आप APT के बारे में नहीं जानते हो तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आप पिछली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए ये सारे प्रोसेस आपको मैं टर्मिनल पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए लिखेंगे, हालांकि मेरे में पहले से SSH इंस्टॉल है तो मेरे लैपटॉप में तो एरर नहीं आने वाला, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे systemctl स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे स्टेटस और SSH
और एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे मेरे में पहले से जो है कि इंस्टॉल है SSH सर्विस, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, हालांकि एक्टिव नहीं है। तो अभी एक्टिव वगैरह करने के बारे में बताएंगे। पहले ये वाला कमांड रन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लैपटॉप में या फिर PC में इंस्टॉल हो जाएगा। sudo apt अपडेट और देन sudo apt इंस्टॉल ओपन SS-सर्वर। ये सेम कमांड अगर आप अपने टर्मिनल पे लिखोगे तो आपके लैपटॉप में भी SSH सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप किसी सर्विस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को स्टेटस दिखाया, तो वहाँ पे वो इनएक्टिव दिखा रहा था। अगर आपको इसे एक्टिव करना है, लाइक आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने एक्टिव करा हुआ है। तो एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप लिखोगे sudo सिस्टम, उसके बाद CTL स्टार्ट SSH। कुछ ऐसा जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है, यही सेम कमांड आप लिखोगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे होगे। तो चलिए एक बार लिख के देखते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लिया है और इन सबको क्लियर ऐसे ही देखते हैं। sudo सिस्टम CTL स्टार्ट SSH और एंटर करेंगे। फिर आप पासवर्ड दोगे, जो कि आपके लैपटॉप या फिर PC का पासवर्ड है। पहले आप पासवर्ड दोगे एंड देन आप फिर लिखोगे सिस्टम CTL स्टेटस और देन आप SSH लिखोगे और एंटर करोगे। तो जैसे ही आप ये कमांड दोबारा से रन करोगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्टिव यानी रनिंग है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे ये इनएक्टिव था। तो चलिए एक बार ऊपर करके देख लेते हैं। तो यहाँ अभी हम लोगों ने देखा, आप देख पाओगे यहाँ पे इनएक्टिव था एक्टिव मोड में। तो ऐसे आप किसी भी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो। सो अब चलिए चलते एक बार इसको दोबारा से स्टॉप करके देखते हैं। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। आप sudo लिखोगे सिस्टम CTL स्टॉप SSH लिखोगे। बस जहाँ आप यहाँ स्टार्ट लिख रहे थे, इस बार यहाँ आप लोगों को स्टॉप लिखना है। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे sudo सिस्टम CTL स्टॉप SSH और एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो आप देख पाओगे आपके सामने कुछ ऐसा स्टॉपिंग SSH.service और कुछ ऐसे लिख के आ जाएगा। फिर एक बार हम चलिए चेक कर लेते हैं स्टॉप हुआ या नहीं। तो इसके लिए सिस्टम CTL स्टेटस और SSH लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। तो ऐसे आप कुछ सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट कर पाओगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो अब क्या कर सकते हो आप, अब सिस्टम बूट पे ऑटो स्टार्ट कर सकते हो। लाइक जब भी आपका लैपटॉप जो है या फिर जो भी आपका PC है, जब भी वो पावर ऑन हो तो आपको कमांड लिखना ना पड़े। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे एक बार, बस ये फर्स्ट टाइम लिखना होता है sudo सिस्टम CTL इनेबल SSH। इसको अगर आप एक बार लिखते हो तो ये हमेशा के लिए ऑन कर देता है। जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो SSH कमांड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको इन फ्यूचर कभी उसको डिसेबल करना हो तो आप ये वाला कमांड यूज करके डिसेबल कर सकते हो। कुछ ऐसे आप प्रोसेसेस को स्टार्ट स्टॉप और इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले टॉप के बारे में पढ़ा, और फिर PSAUX क्या होता है, ये प्रोसेस लिस्ट है तो इसको मैंने पढ़ा। और फिर पढ़ा किल कैसे करना है, किसी भी प्रोसेस को बंद कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा free-h का यूज आप किस लिए करते हो, तो डिस्क चेक करने के लिए किया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ये मेमोरी चेक करने के लिए किया जाता है। और df-h का यूज डिस्क चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप देख पाओगे सिस्टम CTL ये सर्वर मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं लिनक्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर किसी भी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जा रहे हो। वहाँ पे आप लोगों को सर्वर्स में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक वार्निंग सबसे पहले मैं आप लोगों को दे दूँ, गलत प्रोसेस को किल या गलत सर्विस को स्टॉप कर दिया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए सर्वर में हमेशा सोच समझ के काम करें। तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी सर्वर पे काम कर रहे हो तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं, क्योंकि उससे सर्वर का काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। सो गाइस फाइनली हम लोग लिनक्स के पार्ट 6 पे आ चुके हैं, जहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लिनक्स में प्रोसेस, CPU, रैम और सर्विस देखना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स में नेटवर्क कैसे चेक करते हैं, इंटरनेट वर्किंग है या नहीं कैसे टेस्ट करते हैं, और सर्वर से डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं,
लिनक्स लॉक क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आई होप देखा होगा, तो अगर आपने नहीं देखे तो मेक श्योर करके वो सारे पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आज बात करते हैं अपने फर्स्ट कमांड की। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आईपी एड्रेस देखना। तो आप अपने लिनक्स में आईपी और ए कमांड का यूज करके चेक कर सकते हो कि लिनक्स का आईपी एड्रेस क्या है। तो लिनक्स में आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आप आईपी और ए लिखते हो। ये कमांड सिस्टम का आईपी एड्रेस और नेटवर्क इंटरफेसेस दिखाती है। तो चलिए एक बार टर्मिनल पे इसको करके देखते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे आईपी और ए, फिर एंटर करेंगे। सो आप देख पाओगे यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस शो हो रहा है। सो आप ऐसे कुछ आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट चेक करना। लाइक आप अपने सर्वर पे कैसे चेक कर सकते हो कि इंटरनेट वर्किंग है या फिर नहीं है। इसके लिए आप एक बहुत बेसिक सा कमांड यूज करते हो, पिंग, और ये google.com। ये कमांड आप यूज करते हो अपने इंटरनेट वगैरह को चेक करने के लिए सर्वर पे। अगर रिप्लाई आ रहा है मतलब इंटरनेट वर्किंग है। और इसको स्टॉप करने के लिए यानी उसमें से बाहर जाने के लिए आप Ctrl+C यूज करते हो। सो चलिए इस कमांड को भी एक बार चेक करते हैं। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पिंग और फिर लिखेंगे google.com और एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये बाइट्स में कुछ दिखा रहा है ऐसे इंटरनेट वगैरह। और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट करा रखा है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी इंटरनेट इसमें चल रहा है। और कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट कर देगा यहाँ से, जो कि आप देख पा रहे होगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की। हम नेक्स्ट चेक करते हैं वेब से डेटा कैसे लेना होता है। जैसे कि अगर आप गूगल के साइट पे हो तो वहाँ से जो उसका इंटरफेस है उसका एक HTML फाइल बनता है। तो वो HTML फाइल आप कर्ल google.com, अगर मान लीजिए कर्ल का आप ये जो कमांड है कर्ल, ये क्या करता है, कर्ल क्या करता है, ये फाइल के डेटा को रॉ डेटा को HTML फॉर्मेट में आपको टर्मिनल पे देता है। टर्मिनल पे ये शो कराता है, ये टर्मिनल पे शो करता है। जो भी HTML का डेटा होता है वही सेम डेटा आपको आपके टर्मिनल पे शो हो जाएगा। तो इसको अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ल और फिर लिखेंगे गूगल, फिर डॉट, फिर कॉम, फिर एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ ये ऐसे दिखा रहा है। यही सेम मैंने जैसा बात किया आप लोगों से बताया कि जो गूगल का जो फ्रंट पेज होता है, लाइक आप गूगल पे सर्च करके जो देखते हो उसका जो फ्रंट पेज आता है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ आपको HTML फॉर्मेट में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट कमांड की बात करें, और जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उन सभी का नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बाद में भी रिविजन वगैरह कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फाइल डाउनलोड करना, कि आप कैसे अपने टर्मिनल का यूज करके किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग wget कमांड का यूज करते हैं, और उसके बाद जिस भी फाइल को आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक आप लोगों को देना होता है। तो ये जो wget कमांड है ये सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वाली फ़ाइल को ही डाउनलोड करता है। अगर डायरेक्ट लिंक, सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वाले ही फाइल को डाउनलोड करता है, अदर फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाता। बाकी ये कुछ भी डाउनलोड कर सकता है, लाइक फाइल हो या फिर MP4 MP3 म्यूजिक हो, वीडियो हो या कोई ऐप हो, तो ये कुछ भी डाउनलोड कर देता है जो भी आपको चाहिए। तो इसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो चलिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दिखाते हैं जो कि है VLC मीडिया प्लेयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेंगे। और सबसे पहले मैं लिखूँगा wget, और जो भी हमारा लिंक है
जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जो डायरेक्ट लिंक है वही आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख पाओगे वहाँ से ये कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे डाउनलोड होने लगता है। बस वही है कि आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक ही चाहिए। सो आप कुछ ऐसे डाउनलोड वगैरह कर पाओगे डायरेक्ट अपने टर्मिनल से। सो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की। पे अब हम लोग देखेंगे लिनक्स लॉग क्या होते हैं। लॉग ये बेसिकली एक डायरी होता है। डायरी तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं अपने डेली काम से रिलेटेड, या फिर किसी ऑफिस का डायरी मान लीजिए जो रजिस्टर होता है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखते हैं। लाइक हिस्ट्री मान के चलते हो आप, जो भी हिस्ट्री है वो सभी चीज़ें हम लोग उसमें लिखते हैं। तो बस यही है डायरी। अब ये है कि अगर आप इसको पीसी की लैंग्वेज में कहें तो ये क्या करता है, पीसी के जितने भी हिस्ट्री है वो सब लॉग फाइल में रखता है। और लॉग फाइल कहाँ होता है, ये होता है वेर के अंदर। वेर के अंदर सभी लॉग फाइल होते हैं। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cd, फिर वेर, और फिर हाइफन देंगे, फिर लॉग लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल वगैरह देखने को मिलनी होंगी। और इसमें जो सबसे ज़रूरी फाइल है वो है syslog। इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं एरर वगैरह को चेक करने के लिए, जो कि अभी हम लोग ऑफकोर्स आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे अगर हम लोगों को चेक करना है सिस्टम लॉग को तो हम लिखते हैं कैट कमांड। कैट कमांड आपको पता होगा, मैंने कैट कमांड के बारे में पहले से बता रखा है कि कैट कमांड क्या करता है, उस कंटेंट को कैच कराता है। कैच कराता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर से देखा होगा। और SYS का मतलब होता है सिस्टम। और लॉग के बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। लॉग का मतलब होता है डायरी, आप समझ के चल सकते हो। ये आपको सिस्टम की हिस्ट्री बताता है। तो सिस्टम की हिस्ट्री बताता है, बस आप ऐसे समझो। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि सिस्टम का हिस्ट्री ये बता भी रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे, आपको पहले इसी वाले फोल्डर में रहना होगा। यहीं पे लिखेंगे सूडो। और सूडो का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सूडो को यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक्सेस करने के लिए। तो लिखेंगे सूडो, फिर लिखेंगे कैट और SYS और लॉग, एंड देन एंटर करेंगे। फिर पासवर्ड देंगे, पासवर्ड सही दीजिएगा। तो उसके बाद आप देख पाओगे जितने भी सिस्टम के हिस्ट्री है वो सभी यहाँ पे आ गया। जितनी बार मैंने गलत पासवर्ड डाले होंगे जब भी मैंने अपने पीसी को ऑन या फिर ऑफ किया है, जो भी ऑपरेशन मैंने पीसी में परफॉर्म किया है वो सभी यहाँ पे शो हो जाता है। ये पूरी डिटेल में एरर वगैरह के साथ में जो भी प्रॉब्लम होती है सबको रिकॉर्ड करके रखता है। बेसिकली ये सिस्टम का रिकॉर्ड रखता है जो भी आपने किया है। तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। आप इस वाले कमांड को भी यूज कर सकते हो, ये भी कुछ ऐसे ही यूज होता है। बस ये है कि ये पेज बाई पेज दिखाता है, जो कि आप देख पाओगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हम लॉग में एरर सर्च करना सीखते हैं। लाइक बहुत सारे लॉग्स होते हैं, और अगर उसमें से सिर्फ हम लोगों को ये सर्च करना हो कि जो भी एरर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, और क्या कुछ एरर वगैरह आ रहा है, या फिर सिस्टम में कहाँ एरर आ रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं सूडो ग्रेप एरर और फिर पाथ देते हैं, और फिर लास्ट में सिस्टम लॉग लिखते हैं। तो सूडो के बारे में हम लोगों को पहले से पता है। और ग्रेप का मतलब होता है सर्च करना। तो ग्रेप का मतलब होता है सर्च करना। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, और अभी तो जस्ट सबका मतलब समझे हुए हैं। यानी कि आपको सर्च करना है सिर्फ एरर को, ना कि पूरी की पूरी हिस्ट्री देखना है, बस एरर्स देखना है। जो भी एरर्स है सिर्फ वही चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग ग्रेप एरर का यूज करते हैं। तो चलिए इस कमांड को एक बार यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकती हो, यही सेम डायरेक्टरी से, या फिर बिल्कुल आप शुरू में स्टार्टिंग में जाके और यहाँ से भी चेक कर सकते हो। बस यही है कि अगर आप यहाँ से चेक करते हो तो आपको पूरा पाथ यहीं पे देना होगा। लाइक मैं लिखता हूँ सूडो ग्रेप एरर, और फिर यहाँ पाथ देंगे। ये जो पाथ हम लोगों ने अभी दिया है, अगर यहीं से हम लोग चेक करते तो फिर पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा और कुछ बता दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम लॉग एंड देन एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ हमने जो एरर्स फिल किए हैं, जो हम लोगों को एरर मिला है वही यहाँ पे शो होगा। तो ये कुछ ऐसे आप
चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी सारे सिर्फ फेल्ड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड गलत डाले है या फिर आपने कुछ काम किए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हुआ, तो वही डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या सिस्टम का क्या प्रॉब्लम था, ये सभी यहाँ पे आपको लिख के देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो अगर सर्वर वगैरह में काम करते हो, तो ग्रेव एरर और सिस्टम लॉग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ताकि जो भी सिस्टम में एरर वगैरह आ रहा है तो टर्मिनल से उसको देख के और फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब समरी देख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा आईपी एड्रेस क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा पिंग यानी इंटरनेट कैसे चेक करते हैं, और कर्ल को देखा जो कि टर्मिनल में वेबसाइट का फ्रंट पेज लेके आता है और वो HTML फॉर्मेट में होता है। ये HTML फॉर्मेट में ला के देता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। फिर वी-गेट का हम लोगों ने देखा, जिससे कि हम लोगों ने एक VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करके देखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक सपोर्ट करता है, डाउनलोड लिंक। और फिर हम लोगों ने देखा लॉग फाइल क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, तो ये भी हम लोगों ने देखा कि लॉग फाइल कहाँ पे होता है। फिर हम लोगों ने ग्रेप देखा, तो ग्रेप का बेसिकली मतलब सर्च होता है, तो ग्रेप का यूज करके हम लोगों ने एरर वगैरह सर्च भी किया। तो अब एक ज़रूरी बात, रियल सर्वर में 90% प्रॉब्लम लॉग्स देख करके ही सॉल्व होती है, तो ये बिल्कुल राइट है। सर्वर में जब आप काम करते हो तो मैक्सिमम एरर्स को लॉग्स देख कर ही सॉल्व किया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया भी है। सो गाइस, सब हम लोगों ने लिनक्स को फाइनली काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब टाइम है हम लोगों को कुछ और पढ़ने का। जितनी भी ज़रूरत की कमांड थी वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी इस लेक्चर का या फिर जो भी मैं पढ़ाता हूँ, उस लेक्चर में जो भी कुछ आप लोगों को बताता हूँ, उन सभी का नोट्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और बाद में रिवीजन वगैरह कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि आप लोगों को आगे क्या करना है। लाइक अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैं आपको पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। लाइक पूरा रोड मैप मैंने दे रखा है, तो उस रोड मैप में जो भी मैंने बताया है वो सब आप लोगों को कवर कराऊंगा। बिल्कुल आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिनक्स तो कवर करा दिया, लिनक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं वो सारे तो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं बैश स्क्रिप्टिंग। तो ये भी जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक और रोड मैप दे सकूँ कि आगे आप लोगों को क्या करना है। तो बैश का सीरीज जल्दी आने वाला है, और आप लोगों को पता होगा कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हो, वहाँ पे सर्वर्स पे काम होते हैं, और अगर आप लोगों को ऑटोमेशन वगैरह नहीं आ रहा है तो आपको कहीं हायरिंग मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आजकल आपको हर काम ऑटोमेशन के थ्रू ही करना होता है। खास करके क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऑटोमेशन के लिए ही जाना जाता है, तो इसलिए हम लोगों को बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो बैश स्क्रिप्टिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही बेसिक लूप पढ़ेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो यही कंडीशन वगैरह और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत डीप डाइव नहीं करेंगे। जो भी पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें जो आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के नज़र से काम आए। बाकी कुछ ऐसे फालतू में तो पढ़ेंगे नहीं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ने वाले। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो मैं शुरू में आप लोगों को पढ़ाऊँगा AWS, उसके बाद आप लोगों को कुछ और भी एज्यूर वगैरह पढ़ाएंगे, पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे AWS से। लाइक IAM के बारे में पढ़ लेंगे, S3 बकेट के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर EC2। तो यही सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। तो फिलहाल तो हमारा मेन फोकस होगा अभी के लिए बैश स्क्रिप्टिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दिया जाए कि नेक्स्ट अब क्या करना है, क्योंकि लिनक्स से तो काम चलेगा नहीं। और मैं सभी चीज़ें जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मिलते हैं आप लोगों को बैश स्क्रिप्टिंग के ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए बाय बाय।